अस्सलाम वालेकुम। मेवात हिस्ट्री विद इंडिया में आपका स्वागत है। आज मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ ये मेरी 20 साल की किताबों का निचोड़ है जो मैंने पढ़ी है। इतिहास की मैंने जो किताबें पढ़ी हैं, बीते हुए ज़माने को इतिहास के एतबार से हम 3 पीरियड में तकसीम करते हैं। नंबर 1 एंसेंट पीरियड यानी कि प्राचीन इतिहास। नंबर 2 मिडल पीरियड यानी मध्यकालीन इतिहास। नंबर 3 मॉडर्न पीरियड यानी आधुनिक इतिहास। एंशिएंट पीरियड प्राचीन काल या अव्वल अहद कदीम ज़माना। एंशिएंट पीरियड को इतिहासकारों ने इसको भी 2 हिस्सों में बांटा है। एक तो है प्री हिस्ट्रिकल पीरियड का ज़माना, जिस पहले दौर का कहते हैं। दूसरा टाइम में तारीख या इतिहास कहा जाता है, जो ईस्वी से शुरू होता है। प्री हिस्ट्रिकल में इंसान अपनी तहजीब की इब्तिदा से गुज़र तारीख के उस दौर पर दस्तक देता है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से सामी कौमों जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक की कौम है, और फिर उन सामी कौमों का यानी कि आर्य कौमों का हिंदुस्तान में आने तक का काल, यानी ऋग्वेद के इब्तिदाई ज़माने तक यूरोप में ये ज़माना यूनानी तहजीब को आगाज़ तक का है, जिसका ख़ात्मा अफलातून के फ़लसफ़ा ने किया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और ऋग्वेदिक काल एक ही ज़माना है, और ये ज़माना लगभग ईसा अलैहिस्सलाम से यानी ईस्वी से 4-5 हज़ार बरस का पहले का है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक के दरमियान का जो ज़माना है, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 4000 से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को 1000 ईस्वी तक के ज़माने को ईस्वी के बाद की हिस्ट्री कहते हैं। ज़माना तारीख़ हिंदुस्तान की तारीख़ के एतबार से आमतौर पर हिंद में मुसलमानों की आमद तक का है। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, थोड़ी आपके समझ बैठेगा। मैं मेवात हिस्ट्री को लेकर चल रहा हूँ और इसमें थोड़ा मैं खुल के पीछे से लेकर चल रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊँ, इंसानी नस्ल को आमतौर पर 3 या 4 जमातों में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 आर्य, नंबर 2 मंगोलियन, नंबर 3 सेमेटिक, नंबर 4 निग्रो। आर्य नस्ल से तमाम यूरोप और मौजूदा हिंदुस्तानी कौमें और ईरानी शुमार किए जाते हैं। सेमेटिक नस्ल में यहूदी और अरब हैं। नंबर 3 मंगोली नस्ल के जापानी, चीनी, भूटानी, दक्षिण कोरिया, साउथ एरिया मंगोलियन है। नंबर 4 निग्रो या हबशी अफ्रीका की वासिंदे हैं। ये जनूबी एशिया, सूडान वगैरह हबशी या निग्रो हैं। यहाँ पर हमारी गर्द तमाम इंसानी नस्लों की जमात के जिक्र से नहीं है, बल्कि बताना ज़रूरी हुआ कि यूरोपियन लोग अपने आप को आर्य नस्ल से बताते हैं। हिटलर भी आर्य नस्ल से था। यूरोपियनों को इस बात में ज़्यादा दिलचस्पी है कि आर्य नस्ल कहाँ से आई। तमाम इंसानी नस्लों में वे अपने आप को दूसरों से बढ़ती समझते हैं। ये दुनिया के अमन के लिए ठीक नहीं है। सब लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, लेकिन जब तक दुनिया है ये बहस चलती रहेगी। हिंदुस्तान की ज़्यादातर आबादी आर्य नस्ल से है और उनके अंदर आर्य नस्ल का खून बाकी तमाम जातियों से ज़्यादा है। नस्लों से संबंधित कुछ कसौटियाँ हैं, उन पर कसौटी पर नस्लों को परखा जाता है। उदाहरण के तौर पर यह ख्याल है कि यूरोपियन कौम, हिंदी कौम यानी हमारे हिंदुस्तान कौम, ईरानी कौम एक ही नस्ल आर्य से हैं। 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्फर ने इस बुनियाद पर जाहिर किया कि इन कौमों की भाषा में बहुत समानता है। इससे यह नतीजा निकला है कि इनके आबो अजदाद एक ही सरजमी पर आबाद थे। इसी बिना पर यह राय कायम की गई कि आर्य नस्ल के इब्तदाई वतन मध्य एशिया है, जहाँ से ये नस्ल समाल जुनूब से मशरिक मगरिब यानी दक्षिण, उत्तर और पूर्व में निकली फैली। लेकिन गुज़िश्ता इन 200 सालों में जो मालूमात इंसान की तारीख की आई हैं, जिससे साबित होता है कि ऐसी सही बात नहीं है जिस पर शक नहीं किया जा सके। दुनिया में बहुत सी कौमें ऐसी हैं जिनकी ज़बान उनकी अपनी ज़बान नहीं है, यानी उनकी भाषा उनकी अपनी भाषा नहीं है, और उनकी अपनी भाषा तारीखी में खो गई। उदाहरण के तौर पर अमेरिका की बहुत सी कौमें 200 से 300 साल पहले हिप्पोनिज़म व पुर्तगाली भाषा बोलती थी, और अब वे इस को भूल भी गई है। अब 300 साल बाद ये इनको याद भी ना रहेगा कि इनकी भाषा उन्होंने कहाँ से हासिल की जो अब बोलते हैं इंग्लिश।
इसके अलावा यह है कि इंसान की खोपड़ी, उसकी बनावट, उसका शरीर की लंबाई चौड़ाई से भी पता चलता है। तीसरा जो है मजहबी किस्से, कहानियाँ, रिवायतें। आर्यों का असल वतन जो है मध्य एशिया के नज़दीक था। ख्याल मानने वालों का है कि ये इनमें जो मशहूर विद्वान हैं जैसे कि बाल गंगाधर तिलक हैं, उन्होंने भी, उनका भी मानना था कि प्राचीन आर्यों ने ही मिस्र को आबाद किया और मिस्री भाषा के शब्द संस्कृत भाषा से मैच करते हैं। मिस्र के पिरामिडों में जो मम्मियाँ निकली हैं वे बारीक मलमल के कपड़े से मिली है और ये मलमल हिंदुस्तान के सिवा कहीं नहीं बनता था। दूसरा, मिस्र के महलों यानी कि पिरामिडों के दरवाजे सागवान की लकड़ी के बने हैं और ये लकड़ी हिंदुस्तान के सिवा कहीं नहीं मिलती। आर्यों की जो सभ्यता थी वो बड़ी सभ्य थी। दुनिया के हर कोने में आर्यावाद है और अफसोस तो यह है कि भारत का ये इक़्तिदार और शानदार इतिहास की अंधेरे में खो गया है और खाली ये दास्तानें बनकर रह गया है। तो कुछ चीज़ों को मैं आपको बताऊं कि आर्य नस्ल कहाँ से, कैसे, कहाँ से चली, जिससे हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है। नंबर 1, सामी और आर्य नस्ल एक इतिहास के एतबार से गैर नहीं है, वो एक ही कौम है। आर्य कौम का जो मोरूस आला है यानी जो सबका दादा है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। आर्यों के आबो अजदाद 3500 साल पहले शहर आर में रहते थे। नंबर 2, आर्यों के आबो अजदाद 3500 साल पहले शहर आर में रहते थे जो ईरान के नज़दीक था। नंबर 3, यूनानी इस शहर को आर्यपोलिक कहते थे यानी कि आर्यों का शहर। बाइबल में भी इसका नाम मेवाबियो है। मेवाबियों का आर कहा गया है जिसमें मेद कबीलाबाद था। आर शहर के बाशिंदे। नंबर 4, आर शहर के बाशिंदे होने की वजह से इनका नाम आर पड़ा है। आर शहर में रहने वालों की वजह से इनका नाम आर पड़ा है। जैसे आज कोई दिल्ली शहर में रहता है तो लोग उसको दिल्ली वाला कहते हैं। कानपुर वालों में कोई कानपुर शहर में रहेगा तो कानपुरिया बोल देते हैं। मुंबई वालों को मुंबईया बोल देते हैं। ऐसे ही जो शहर जिस शहर से जिस आदमी की निस्बत होती है उसको ऐसा ही बोल देते हैं। और जैसे पंजाब में रहने वाले लोगों को पंजाबी बोल देते हैं। ऐसे ही जो आर शहर था उस आर शहर में रहने वालों को लोग बाद में भाषा बिगड़ती हुई आर्य कहने लगे। वहाँ से जैसे निकले, जहाँ से निकास हुआ सब आर्यों का, आर शहर से निकास हुआ और उससे निकलने वालों को आर्य कहा गया और आर्य नाम मशहूर हुआ। आर्य के जो मायने हैं अरबी में वो शरीफ के हैं या जहीन के हैं यानी कि बहुत अक्लमंद। असल वजह लोग भूल गए हैं कि आर्य क्यों कहा जाता है। अच्छा, नंबर 5, आर्य कौम के आबो अजदाद अपने पहले वतन में अरबी या इब्रानी भाषा बोलते थे। इब्रानी भाषा जो है ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 100-200 साल पहले तक खूब बोली जाती थी। फिर भाषा में तब्दीली हुई। इस बोली का नाम पहलवी पड़ा। इसके बाद इसका नाम पहलवी भाषा पड़ा जो कि ऐसी मशहूर हुई जैसे कि अब इंग्लिश पूरी दुनिया में फैली हुई है। और ये पहली बोली इतनी मशहूर हुई कि कैस्पियन सागर से लेकर इसी पहलवी भाषा में इतनी मशहूर हुई कि काली घटा तक छा गई। इस ज़बान में अवेस्ता और ऋग्वेद लिखे गए। संस्कृत ने बाद में जन्म लिया। संस्कृत को पहलवी भाषा संस्कृत पहली भाषा से निकली है। अच्छा जी, इससे आगे 600 ईस्वी पहले संस्कृत में इसके बाद ऋग्वेद लिखा गया। इसके 4 हिस्से थे। फिर आया बुद्ध धर्म। बुद्ध मत का दौर आया। इन वेदों पर तो सख्त आफत आई और बुद्ध मत के टाइम में जो ये वैदिक काल था और जो वेद थे इन पे बड़ी दिक्कत आई। फिर बुद्ध काल का भी जवाल आया यानी कि उसका भी गिरना चालू हुआ। तो फिर नए सिरे से नए वेद
लिखे जाने लगे, फिर पुराण भी बनाने शुरू हुए, जिनकी तादाद काफ़ी हो गई। नंबर 6, आर्य कौम ने अपने वतन से हिजरत की तो इनका एक दल सूबा हेरात आया और वहाँ से काबुल, गजनी, फिर खैबर दर्रा पार कर पंजाब में दाखिल हुए। पंजाब सिंध तक फैल गए। ये लोग खेती करना जानते थे, भेड़ बकरियां, घोड़े रखते थे और गैर आर्यों से लड़ती हुई आर्य कौम बिहार तक पहुंच गई। दोआब, गंगा जमुना के आसपास के क्षेत्र पर इनका कब्जा हो गया। उसके बाद आर्यों के बारे में मैं आपको बताऊं। नंबर 7, ये कबाइल का इब्तदा गिरोह था जो आर्य नस्ल के नाम से पुकारा जाने लगा। इनका एक हिस्सा मध्य एशिया से यूरोप की तरफ बढ़ गया। इनको इंडो यूरोपियन कहा जाता है। इनका एक हिस्सा शुमाल जुनूब में बस गया और एक हिस्सा हिंदुस्तान में आया। इसने अपने नस्ली खिताब को बराबर रखा और अपना नाम आर्य रखा। वो अपने आप को आर्यवर्त कहलाते थे और उन्हीं के नाम पे आर्यवर्त कहलाया। जो फारस मेडिया में बसा, उसने अपनी कयाम गाहा और जो आर्य फारस में रह गए यानी ईरान में रह गए, उनका कबीला मेडिया कहलाया और उन्होंने मेद्य साम्राज्य कहलाया और अपने कयाम गाह को वो आर्याना कहते थे, जो वक्त के साथ साथ आर्याना से ईरान कहा जाने लगा। फिर ईरान बन गया। जो कबाइल अनोतोलिया तक पहुंच गए वो हट्टी के नाम से पुकारे जाने लगे और इन्हीं आर्यों के 2 कबीले थे। एक कबीले का नाम मेद था, जिसे मेद्य साम्राज्य चला और फिर ये मेद ही फिर यहाँ मेदपाट हिंदुस्तान आए, मेदपाट, मेवाड़, फिर ये मेवात हो गया। दूसरा जो कबीला था आर्यों का वो था मेहर यानी सूरजवंशी। तो मेहर कबीले से ये पहले महाराष्ट्र आया, मेहर राष्ट्र से महाराष्ट्र बना है। तो मेहर कबीले के जो गोत हैं वो भी मेयों में बहुत मिलते हैं। तो आगे हम अभी थोड़ा पीछे थे, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। इराक, ईरान, हिंदुस्तान का बहुत पुराना ताल्लुक है। तीनों मुल्कों की जो तहजीब है, तीनों मुल्कों की तहजीब दुनिया की पुरानी जो तहजीब है यानी पुरानी जो सभ्यता है उनमें शामिल है। बाबुल का ताल्लुक मोहनजोदड़ो से किया जाता है। मोहनजोदड़ो की तहजीब बाबुल की तहजीब की ही एक कड़ी है। ईरान, हिंदुस्तान एक खानदान की 2 शाखा हैं। पहलवी जबान संस्कृत जबान का तो आपस में मेल है। ईरान की खंडहर इमारतों में हिंदुस्तान की तहजीब दिखाई दे जाएगी। आर्यन कौम की एक शाखा मेदी कहलाई थी। ये मेदी से ही मेद कबीला, और ये तो किताबों में आता है, बाद के में आप भी पढ़ लो कि मेदी, मेद, मेदपाट, मेवाड़, मेवात ये एक ही वर्ड है। फिर बाद में मेद से मेव हो गया। इन तमाम बातों की तफसील के लिए आपको ईरानी इतिहास पढ़ा जाए, सर विलियम मैक्समूलर, बिराउन की किताबें पढ़ी जाए, तारीख़ अदबियात ईरान पढ़ कर देखें तो एक फ्रांसीसी इतिहासकार की किताब जिसका उर्दू तर्जुमा तारीख़ मिल्लत कदीम के नाम से अंजुमन तरक्की उर्दू ने शाये किया है, आर्य कौम आले इब्राहिम है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आर शहर में पैदा हुए थे और आर से निकास होने की वजह से वे आर्य कहलाए। आर से आर्य कहे जाने लगे। और जैसे कि अब हमारे ये आपको मैं बताऊं कि जैसे एक मेद कबीला है, मेद से मेवाती। अब जो मेवाती हिंदुस्तान से निकले हुए हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो भोपाल में हो, चाहे वो यूपी में हो, चाहे वो कश्मीर चले गए, दिल्ली चले गए हों, और चाहे वो मतलब केरला में बसे हुए हैं और राजस्थान में बसे हुए हैं, तो उनमें से ना कुछ लोग अपनी ज़बान भूल गए हैं, अपनी मादरी ज़बान जिसको मेवाती कहते हैं, यानी कि बिरज मेवाती। वो अपनी मादरी ज़बान बिरज मेवाती को भूल गए हैं और वो अपनी अपनी भाषा बोलते हैं। मान लो जो महाराष्ट्र में है वो अपनी वहाँ की मराठी या महाराष्ट्र भाषा बोलता है, लोकल भाषा। जो जैसे यानी कि अपने अपने कभी वहाँ उधर बसे हुए ना एमपी में, तो वो एमपी वालों जैसी भाषा बोलते हैं, अपनी यहाँ की भाषा भूल गए जो मेवाती उनकी मादरी ज़बान थी।
लेकिन उनका एक तार है आज भी, जैसे जिसको मेवाती कहते हैं। उनको ये पता है भाई हमारा जो निकाल है वो मेवात से है। और जैसे मेवाती फिजी देश में भी रहते हैं, मेवाती पाकिस्तान में भी रहते हैं, मेवाती बांग्लादेश में भी रहते हैं, तमिलनाडु में भी रहते हैं, केरल में नहीं के मुख्तसर सूबों में मेवाती आबाद है। अपनी आबाए अजदाद की जो भाषा मेवाती है वो लोग भूल चुके हैं, लेकिन उनको ये पता है कि हम मेवाती हैं। ऐसे ही मैं इसको बता रहा हूँ आर्य को। अब ये जो आर्य थे ये ईरान से यानी कि मध्य एशिया से इनका ताल्लुक था, और ये आर शहर से निकले थे। आर से आर्य हो गया, आर्य से आर्यन हो गए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल से हैं ये। और फिर जब ये एक आदमी कहीं दूसरी जगह जाता है तो आदमी अपनी तहजीब भी भूलता है, कुछ अपनी भाषा भूलता है, कुछ उनकी भाषा सीखता है, कुछ अपनी भूलता है। फिर साल दर साल, 100 साल, 1000 साल पीछे तो बहुत चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ऐसे ही ये चीज़ें चेंज हुई है। तो जैसे आज मेवाती पूरे देश में फैले हुए, लेकिन वो अपने आप को अगर किसी की ये यादें टैग है कि मेवाती है तो ये है भाई हाँ भाई हम मेव कबीले से हैं। ऐसे ही आर्य हैं, वो सेम यही पोजीशन है। मेद कबीला, मेव कबीला, आर्य है। हिंदुस्तान के जो लोग हैं ये आर्य हैं। और आर्य का जो कदीम जो शहर है आब अजदाद का, वो आर शहर है। इसी से आर से आर्य बढ़ा है। उनका जो धर्म था उस ज़माने में वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का धर्म था, यानी अब्राहिम धर्म था। अब्राहम धर्म, इब्राहिम अब्राहम धर्म था। और मेव कौम में होने की वजह से लोग जो मेवाती कहते हैं, लेकिन उनका निकास तो अपने मेवात से ही है ना। जो हरियाणा का मेवात है या राजस्थान का मेवात है, इधर से है तो लोग मेवाती कहल जाएंगे। ऐसे आर्य हैं, आर्य कहलाते हैं। तो थोड़ा मैंने आपको ना तफसीलात से बताया है। और हिस्ट्री में बहुत पीछे से इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आपको बताना। यहाँ से मैं बताता अपने इस पेज के माध्यम से, फेसबुक पेज से भी, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, मेवात हिस्ट्री विद इंडिया के माध्यम से मैं आपको यहाँ से बताता आपको, जो कि ये कोई तुकबंदी नहीं है, कोई सुनी बातें नहीं है। जो मैंने किताबों में पढ़ा है और हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा है, जहाँ से मुझे जो चीज़ मिली है वो मैं आपको तफसील से बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और आइंदा इससे आगे फिर जो मतलब हुआ है वो मैं आपको बताऊँगा। मैंने आपको बताया कि आर्य कहाँ से आए, क्यों उनका नाम आर्य पड़ा, फिर हिंदुस्तान में कैसे आए, और फिर हिंदुस्तान में उनके कौन कौन से कबीले थे। और फिर उनमें से मैंने आपको बताया कि मेद कबीला था, मेद से मेद पाट मेव हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको और आगे बताएंगे। No minute.